बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अब्दुल रहमान ऑफिशियल। नाजरीन, लास्ट टाइम आपको याद होगा, लास्ट मेरे वीलॉग में मैंने जिक्र किया था अकबर एस बाबर साहब का कि वो पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उससे कोई मुतमईन नहीं है। उनका वो जो एक हंगामी दौरा था, हंगामी विजिट था, उसका अचानक उस टाइमिंग में करने का पीटीआई के जो मरकजी ऑफिस है क्या मकसद हो सकता है। मैंने कुछ बताया था आपको कि ये अकबर एस बाबर साहब पीटीआई के लिए फ्यूचर में जाके मसला खड़ा कर देंगे और ये मसला ये होगा कि एक मंजर खुशी की थी मैंने पीटीआई के जो खराब हालात हो सकते हैं उनकी मंजर खुशी ये मैंने की थी कि अकबर एस बाबर साहब जाएंगे इलेक्शन कमीशन में और केस फाइल करेंगे और कहेंगे जी कि ये जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। जिस तरह के पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो इसकी बेस पे एक केस, एक दावा करेंगे और इस दावे के बदले में वो ये चाहेंगे कि पीटीआई से बल्ला छिन जाए। और खाली अकबर एस बाबर साहब ही नहीं, और भी कुछ लोग गए हैं, उन्होंने ये दावा किया, तकरीबन 8 के करीब लोग हैं। तो अभी हालात जो है पीटीआई के लिए बड़े मुश्किल है। जो मंजर कशी मैंने की थी ऑलमोस्ट उसके करीब करीब सूरत हाल चल रही है। तो हालात मैंने पहले भी आपको इसी तरह डिफाइन किए थे। तो अभी भी अकबर एस बाबर साहब आज चले गए अदालत में और उन्होंने दावा क्या किया, दावा किया जी उन्होंने इलेक्शन सही तरीके से नहीं किए गए, आइन के मुताबिक मुनक्कद नहीं किए गए। इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक मुनक्कद नहीं किए गए। अब इस पे इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? मेरा वही इस पे पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इलेक्शन कमीशन फौरन तो इस मसले का हल नहीं देगी, इस पे फैसला नहीं सुनाएगी। वो इनका टाइम जाया करेंगे, पीटीआई का टाइम जाया करेंगे और इतना कम मार्जिन देंगे कि ये अपने जो कागजात नामजदगी है वो जमा ही नहीं करवा सकेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। जो नए चेयरमैन है ना गौहर खान साहब, तो वो अपने डॉक्यूमेंट ही नहीं जमा करवा सकेंगे। और इनका मकसद यही है कि जितनी भी पार्टीज हैं और जितने पावर्स कह लें उनके साथ, ये सभी एक पेज पर है। मतलब कि सभी का एक ही मानना है, सभी का एक ही ख्याल है, सभी एक ही पेज पर है। उनका यही कहना है कि किसी तरीके से पीटीआई इलेक्शन में आए ना, बल्ला इलेक्शन में आए ना, नुमाइंदगी ही ना हो पीटीआई की तरफ से किसी पार्टी की। अब एक चीज और बताता चलूं, पीटीआई के लिए एक रास्ता है। पीटीआई उस रास्ते में ये कर सकती है कि अपनी एक तो पार्टी है, एक पार्टी की बजाय 2-4 जमातें उनको रजिस्टर करवाए। जब 2-4 जमातें रजिस्टर हो जाएंगी तो किस किस के अगेंस्ट जाएंगे? सबके अलग अलग चेयरमैन बना दे। जैसे ही हालात ऐसे आए, खान साहब कह दें मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, इसको नॉमिनेट कर रहा हूं, ये उसका चेयरमैन है, मेरी तरफ से है, समझे मैं ही लड़ रहा हूं। तो इनके लिए भी जो फाइट करने की जगह है ना, जो पीटीआई के अगेंस्ट जा रहे हैं, अदारे भी जा रहे हैं, इनके लिए भी स्पेस कम हो जाएगी। ये इनको मेरा मशवरा है, अगर इस तरह ये टाइम पे कर लेते तो। अभी भी सूरत हाल बड़ी मुश्किल है। अभी पार्टी रजिस्टर कराना, उस पर वर्क करना एक लंबा और तवील काम है। तो अगर ये इस तरह करने भी जाएंगे तो ये इनसे, मेरे ख्याल से वहां पे भी अदारे इनको रुकावट डालेंगे, तो इनके लिए ये करना भी मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, आजकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफी सख्ती की हुई है। लाइसेंस के हवाले से बात करने लगा हूं कि जगह जगह फाइन किए जा रहे हैं, हर सिग्नल पे तकरीबन वार्डन्स खड़े हैं। इसमें मैं बड़े अरसे से सोच रहा था एक वीलॉग बनाऊं कि ये वार्डन अचानक से पकड़ते हैं, चलान काट देते हैं, एफआईआर तक भी काट देते हैं। बड़ी सख्ती की है इन्होंने इस हवाले से। अब ये अचानक से इतनी सख्ती क्यों हो गई? ये पहले सोए हुए थे? क्या ये वार्डन अपनी जॉब नहीं कर रहे थे? क्या ये कानून पहले से नहीं है इनके पास? जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो रोड पे नहीं आ सकता। मेरा इनसे ये बड़ा सवाल है, क्या ये लोग अब तक सोए हुए थे? हेलमेट में चलान कर देते हैं जी, एक बंदे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। मुझे बताएं, जो पीछे सवारी दूसरी उसके साथ बैठी है, डबल सवारी हो रही है, उसको हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है? उसकी क्या सेफ्टी नहीं है जरूरी? हेलमेट तो सेफ्टी के लिए पहना जाता है ना, इसके लिए तो थोड़ी पहना जाता है कि इन्होंने गैर कानूनी कोई हरकत की है। कानून भी तो इसलिए बना है ना, इसमें सेफ्टी है। तो अगर जो सेकंड बंदा साथ बैठा हुआ है, कि दूसरी सवारी बैठी हुई है, चाहे वो ख्वाह वो मेल है या फीमेल है,
आया कि वो हेलमेट इनके लिए पहनना जरूरी नहीं है उस सवारी के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कार है, जो ड्राइवर है, वो तो ड्राइवर हजरात की तो सीट बेल्ट देख लेते हैं, उस पर उसको फाइन कर देते हैं। जो उसके साथ बंदा बैठा हुआ है उसकी क्या कुछ सेफ्टी नहीं है क्या? वो गाड़ी में नहीं बैठा क्या? वो फ्रंट सीट पे नहीं बैठा हुआ क्या? उसका चालान नहीं करना चाहिए? ये सारे कानून मौजूद है और कानून इस तरह के मौजूद है जो हमें पता भी नहीं है। इनको सब पता है, ये सिर्फ इनकी हठधर्मी होती है। ये कानून को उस तरह लागू ही नहीं करवाते। ये लागू करवाएं तो क्या इस तरह की मुश्किलात पेश आएंगी? अब इन्होंने इतनी सख्ती की हुई है लाइसेंस पे। अब लाइसेंस के हवाले से बात करें तो उधर चले जाएं, जिस सेंटर से लाइसेंस मिलता है वहां पे चले जाएं, आप रश देख लें, 24 घंटे के लिए खुला हुआ है। आवाम को डंडा दिया हुआ है इन्होंने, जगह जगह पे आवाम को खड़ा कर लेते हैं, जब दिल चाहे मर्जी पकड़ के पर्चा काटते हैं, अंदर कर देते हैं। चाहे वो बूढ़ा बंदा है, बूढ़े बूढ़े बंदे अदालतों में बेचारे अपनी जमानतें करवा रहे हैं। यार पूरी उम्र उसने बाइक चलाई है, गाड़ी चलाई है, अब आप उसको पकड़ के अंदर कर रहे हैं। वजीर आला की मैं बात करूं, ये कैसे हरकत में आया? वो जो अफनान केस है DHA वाला, कम उम्र बच्चा था, उसकी वजह से 6 बंदे मारे गए, 6 जमा 1 7 लोग मारे गए। वो जो 7 बंदे मारे गए उस पर जाके कानून हरकत में आ गया जी, लाइसेंस नहीं है, बगैर लाइसेंस के कोई गाड़ी ना चलाए। मतलब स्पेशल जो अंडर एज लगते हैं, यंग बच्चे, तो इन्होंने उनपे सख्ती करते करते अब आहिस्ता आहिस्ता ये चोर ही होते हैं। इन्होंने बूढ़ों को भी साथ ही ऐड कर लिया, सबको कर लिया। भाई लाइसेंस तो पहले भी था, पहले आप किधर थे? सोए हुए थे? सबसे पहले तो इनको तुनना चाहिए ना पकड़ के। अदालत इनसे पूछिए आप अचानक कहां से हरकत में आ गए हैं? क्या ये पहले कानून नहीं थे? पहले तुम्हारे पास तो ऐसे केस नहीं आते थे अदालत में। इन्होंने अच्छे खासे बंदे मौजूद शहरी उठा उठा के पर्चे काट के अंदर डाल दिए। ठीक है, लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन लाइसेंस का भी एक तरीका कार ना। आपने रातों रात आपने रश लगा दिया उधर, और फिर रश लाने के अलावा मैंने ये बात इसलिए की है कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। लर्निंग लाइसेंस की फीस 60 रुपए है, इन्होंने उस फीस की उठा के उसको 1000 रुपया कर दी। अब क्या तुक बनता है? 1 जनवरी से 1000 रुपया फीस लागू है। मुझे बताएं कि आप लोगों को मुझे बताएं कि आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं लाइसेंस बनाने के लिए। यहां पे तो आप उनको बड़ा टोका चलाया हुआ, डंडे से आप खींच के ला रहे हैं लाइसेंस बनाने के लिए, जो आपको अचानक से कहीं से याद आ गया, सोए हुए थे आप। अब आप कह रहे हैं जी फीस हमने 1000 रुपया कर दी हुई है। मतलब आवाम पहले इधर जलील हो, अब उधर जाके जलील हो। 60 रुपए देने के बजाय 1000 रुपया दे सिर्फ लर्निंग का, तो उस पे भी आवाम जलील हो। ये क्या करते हैं, इधर से चलान से भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उधर से इन पे पर्चे काट रहे हैं। पुलिस वाले लिटरली दिहाड़ियां लगा रहे हैं इसमें, वकीलों की चांदी लगी हुई है। एक बंदा जिसमें पर्चा कट जाए, पहली बात तो ये है कि उसका नाम ही FIR में आ जाता है। फिर उसको ये डॉल्फिन वाले, पीरू वाले, ये सब पकड़ के रोक लेते हैं जब वो ID कार्ड मारते हैं। वो कहते हैं जी आप पे पर्चा है। वो लाख कह ले मुझ पे ये पर्चा था, खत्म हो गया, नहीं, उसको ये थाने लेकर जाएंगे या उसको मौके पे मुकमका करेंगे, उसके साथ 1000 2000 लेंगे तो उसकी जान छोड़ेंगे। बड़े अरसे से मैं सोच रहा था इस चीज पे वीलॉग करूं, तो ये थाने जाएगा, फिर वो थाने जाके पता चले जाएगा इस पे पुराना पर्चा था, इसकी जमानत हो गई, फिर भी उसे दिहाड़ी का सीन बना लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी दिहाड़ियां लगाई। ये कौन सा कानून है जिसको लागू करते करते ये दिहाड़ियां लगाना शुरू कर देते हैं? ये सुबह शाम रोड पे खड़े होके ये तो एक ही काम कर रहे हैं। आप भी आते जाते जरा गौर कीजिएगा, आपके साथ भी तजर्बा हो ही गया होगा या आपके किसी जानने वाले के साथ, कि उसको उन्होंने किस तरह ट्रैप किया। ये ट्रैप ही कर रहे हैं आवाम को। वहां से जेन्युइन तरीके से फाइन करते हैं, उसको चालान करते हैं, किसी ना किसी बेस पे कर देते हैं। करने के बाद फिर वो अदालत जाएगा या पर्चा कटेगा, फिर वहां पे जाके वो फीसें भरेगा, फिर अगर वो लाइसेंस बनाने जा रहा है वहां पे लाइनों में लगेगा, धक्के खाएगा। वहां पे भी तरह तरह के कानून इन्होंने बना दिए हैं। वहां पे 60 की बजाय अब 1000 रुपया फीस कर दी हुई है। तो ये क्या है? ये टोका पकड़ के बैठे हुए हैं, इधर से भी काटते हैं उधर से भी काटते हैं। ये अचानक इनका हरकत में आना इसलिए होता है। और वैसे भी वो हेलमेट की तो बड़ी बात मशहूर है कि जब कोई इनका कोई अफसर या कोई बड़ा बंदा, क्या मैं कहूं, जो कोई भी पॉलिटिशियन लगा ले, कोई भी लगा ले, वो उसकी हेलमेट की लॉट खरीद लेता तो उस वक्त वो सख्ती करवा देता है। फिर क्या होता, वो चालान पकड़ के काटते हैं, इनके हेलमेट बिक जाते हैं और महंगे दामों बिकते हैं, डबल रेट पे बिकते हैं। खैर ये पूरा का पूरा माफिया ही है, मैं इसको माफिया ही कहूंगा।
जो इस तरह का कानून लागू करना है, ये पहले सोए हुए थे, अब जाए ना रोड्स के ऊपर, क्या कानून आज पहले दिन बना है? ये जिस तरह ये सख्ती करके बैठे हुए हैं, इनको चाहिए था कि स्लो स्लो लोगों को वार्निंग देते हैं, यार 3 माह का टाइम है, 3 माह के बाद हम आपको ना ये काम कर देंगे, 3 माह के अंदर आप लाइसेंस बना लें। अगर इनको इतना ही ख्याल है तो ये रोड पे देखे ना, ये रिक्शा ड्राइवर है जो, ये कितने गंदे तरीके से रिक्शा चलाते हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं रिक्शे की वजह से। हॉस्पिटल जाके देख लें, ये रिक्शा ड्राइवरों ने भरे हुए हैं। वो बाइक वाला भी अगर गिरा है तो रिक्शा ड्राइवर की कट की वजह से गिरा है, या चिंची ड्राइवर जो है वो खुद एक्सीडेंट करवा बैठते हैं। कितने लोगों की मौत हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा, और छोटी छोटी उम्र के हैं रिक्शा ड्राइवर, और इनको तमीज ही नहीं है बाइक चलाने की ना रिक्शा चलाने की, कि हमने राइट देखना, लेफ्ट देखना, कहाँ पे रोकना, कहाँ पे जाना, सिग्नल पे खड़े होना कि नहीं खड़े होना, इनको कुछ समझाने वाला ही नहीं है। इनको लाइसेंस दिए होते तो क्या ऐसा होता मार्केट में? क्या इसी तरह लोग इसमें हादसा का शिकार होते? इन अदारों ने सोचा हुआ है, ये जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे हैं या जो भी वजीर लगा लें, जो भी है, इन्होंने सोचा हुआ है कि जितनी इस कौम के साथ बुरी कर सकते हैं ना, वो रज के बुरी करें। ये किसी तरीके से जलील होने से ना बच जाए ये कौम। ये हर हिसाब से जलील करते हैं, हर अदारा ही जलील करता है। ये पाकिस्तान का हिसाब है। अब इस पाकिस्तान में आपको अमन भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, बड़ा अच्छा मुल्क चाहिए। हमारे बड़ों ने तो इसलिए ऐसे इसको कुर्बानियां दे के आजाद करवा लिया। तो ये जो हम सोच रहे थे कि ऐसे हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग करप्ट हैं, सब लोग गंदे हैं। हम लोग भी शामिल है उसमें, मैं इन सबकी बात नहीं कर रहा, हम लोग भी शामिल है। जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो भी काम चोर है, जो बिजनेस करता है वो भी काम चोर है, सब लोग ही है, सब लोग चोर हैं इसमें। ये मुल्क इसलिए इस दहाने पे है। खैर, बात करते हैं, अब दूसरी तरफ आते हैं। मैं वापडा की बात करता हूं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन्होंने क्या नया धंधा पकड़ा हुआ है। अवाम की जेब से सालाना 675 अरब रुपए का डाका मारते हैं, नजायज बिलिंग डाल के। 675 रुपए का डाका मारते हैं नजायज बिलिंग डाल के। वो अपना नुकसान कहीं ना कहीं से खसारे पूरे करने के लिए अवाम के सर पे डाल देते हैं। 675 रुपया छोटी अमाउंट है, 675 अरब छोटी अमाउंट है। और दूसरी तरफ ओवर बिलिंग का भी 100 अरब डाल देते हैं, मतलब कुछ 775 हो गया। अब सरकार क्या करती है? सरकार की टोपी ड्रामा देख लें। 900 अरब रुपए, तकरीबन 900 अरब रुपए की क्या है सब्सिडी देती है सरकार। 900 में से 300 अरब ये दे रही है अवाम को, जो एक्चुअल 600 अरब ये पता नहीं किधर खा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं। अनाउंसमेंट इनकी 900 की है सालाना, और ये जा किधर रही है बाकी सब्सिडी? इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं। और वहां पे भी अवाम को रगड़ा, मैंने कहा ये अवाम को जलील करते हैं जितना कर सके, ये रगड़ा लगाते हैं। अब बात करते हैं पैमरा की, जहां पे इतने बातें हमने जिक्र कर ली है ना, तो पैमरा का भी जिक्र कर लेते हैं। पैमरा ने जितने भी चैनल्स हैं उनको नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपने इलेक्शन के मुतालिक कोई मनफी बात नहीं करनी, चैनल्स पे बैठ के मनफी बात नहीं करनी। मतलब कि आपने ये नहीं कहना कि इलेक्शन शायद नहीं हो रहा, इलेक्शन शायद ऐसे है, जिससे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना, नेगेटिव इमेज जाता है इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शंस का, आपने उस पर बात ही नहीं करनी। पॉजिटिव बात कर सकते हैं तो ठीक है, वरना रहने दे। ये पैमरा ने जी एक्शन लिया हुआ है। मतलब कि जो आजादी राय है, बोलने का भी तो हक है ना, बंदा तनकीद तो कर ही सकता है। अब तनकीद भी ना करे, खैर पैमरा की मर्जी, अब तनकीद भी ना करो। आप लोग चैनल पे ना बैठो, ना बात करो, ना उस तरह की बात करो। नाजरीन, अब हम चलते हैं, आपसे बात करते हैं आज की जो बड़ी खबर है, जिसके लिए मैं ये वीलॉग बनाने लगा था असल में। फिर कुछ चीजें मैंने और ऐड कर दी। मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। खान साहब का जो आज केस लगा, खान साहब का जो केस लगा इद्दत के दौरान निकाह का, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। खान साहब ने लास्ट टाइम कहा था जी मैं मतलब बयान दे सकता हूं, मीडिया पे बात की थी, मतलब बयान हल्फी दे सकता हूं या कुरान पे बयान दे सकता हूं, हलफ उठा सकता हूं इस चीज पे कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह से पहले नहीं देखा। अब आज जो उनका केस लगा, उस केस में गवाह भी आ गया। गवाह कौन था? गवाह खावर मानिका का 35 साल पुराना मुलाजिम, ऐसा मुलाजिम जो 35 साल से खावर मानिका के साथ जुड़ा हुआ है और वो उनके फैमिली मेंबर की तरह है।
उस मुलाजम ने खावर मानिका के बच्चों को भी पाला और तकरीबन आधी उम्र खावर मानिका की जो गुजर चुकी है या उससे ज्यादा का हिस्सा वो भी उसने उसके साथ गुजारा हुआ है। उसको इसके जितने भी तमाम घर है खावर मानिका के उसके बारे में भी पता है कि वो किधर किधर है। अब वो बयान क्या देता है, वो बयान ये देता है कि खावर मानिका का जो बनी गाला वाला घर है वहां पे खान साहब 2015 में आना शुरू हुए बुशरा बीबी से मिलने। फिर ये मुलाकात पहले तो कम थी, फिर ये मुलाकात 2016 और 17 को तेज हो गई ये मुलाकातें। कहते हैं जी खान साहब आते थे, खावर मानिका तो चलो नहीं घर पे होता था, ये आते ही उस वक्त थे। खान साहब आते थे बुशरा बीबी के साथ उनके रूम में चले जाते थे। तो जब मैं जाता था अंदर तो मुझे ये बाहर निकाल देते, खान साहब भी और बुशरा बीबी भी, मुझे रूम में नहीं जाने देते थे। और जब कभी खावर मानिका ने बुशरा बीबी से बात करनी होती तो वो उनको फोन करते, उनका फोन ना मिलता तो वो मुझे फोन करते, तो मैं बुशरा बीबी की उनसे बात कराता। मतलब मैं इतना करीब तर था उनके। और वो ये कहता है जी मैंने कई बार खावर मानिका के कहने पर इमरान खान साहब को कमरे से भी निकाला, कमरे से भी बाहर निकाला, घर से भी बाहर निकाला, और ये ऐसा कई बार हो चुका। फिर वो एक जगह ये कहता है जी मैं जब भी अंदर जाता था इमरान खान और बुशरा बीबी के पास कमरे में जाता था मुझे डांट पड़ती थी, और मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये मुझे बुशरा बीबी जो है वो जॉब से ना निकाल दे। तो मेरी जॉब बची इसलिए थी कि मुझे खावर मानिका ऑर्डर करते थे, खावर मानिका की वजह से मेरी जॉब बची हुई थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने ये बताया कि मामला इतने बड़े कि बुशरा बीबी और खावर मानिका की लड़ाई शुरू होगी इसी मामले पर, और 2017 के एंड में इनकी डिवोर्स हो गई। नाजरीन ये सारी बातें वो है जो अक्सर सियासतदान करते हैं। मतलब कि ये वो बातें जो सियासतदान एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। ये इल्जाम तराशी का काम जो है ये धंधा बड़ा पुराना है, धंधा ही कह लें इसे आप। वो कहते हैं ना धंधा है पर मंदा है, ये मंदा धंधा है और ये बड़ा पुराना धंधा है। नवाज शरीफ भी कम नहीं थे, वो भी अपने दौर में बेनजीर पे तरह तरह के इस तरह के इल्जाम लगाते रहे। कभी वो हेलीकॉप्टर से पिक्स फेंकते, कभी उसको मतलब कि येलो कैप कहते और कभी खुदा जाने क्या क्या कहते। और इसी तरह ही इमरान खान साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में थोड़ी सख्तियां की थी नून लीग पे, मरियम नवाज पे भी सख्तियां की थी। उसमें कई ऐसे लम्हात आए थे जहां पे नून लीग को बड़ा एतराजात थे कि ये इज्जत है, ये लड़की है, ये इस तरह, ये उस तरह। तो बातें उस वक्त भी बनी थी। तो बात वही है, धंधा है पर मंदा है, ये सियासत इसी चीज का नाम है। खान साहब अगर इतना ही व्हाइट कॉलर है, इनको ये अच्छा नहीं लगता ये काम। वो पहले भी कह रहे थे जब वो पीएम थे, और जब पीएम की सीट से जब उतरे तो वो उस वक्त भी यही कहते थे कि मेरा और बुशरा बीबी के मतलब काफी स्कैंडल आएंगे, बड़ा कुछ करेंगे, ये एक मीडिया वो स्टार्ट करेंगे हमारे अगेंस्ट। तो अब हुआ तो वही, खान साहब इसका इंकशाफात पहले एडवांस कर चुके हुए, हुआ वही है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत ही ऐसी है। अगर खान साहब इतना ही व्हाइट कॉलर रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन पे कोई दाग ना आए, कुछ ना आए, तो वो इस सिस्टम से दूर हो जाए। अगर इस सिस्टम ने आना है, सारा कुछ करना है, तो ये तो फिर जहां तक मेरा अंदाजा है, मेरा ख्याल है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये धंधा ऐसा ही है। इसमें सभी एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये एक ही इमाम है, सभी एक ही जगह खड़े हुए हैं। ये सब सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ एक ही तरह की हिकमत अमली अपनाते हैं, उसी तरह ही लड़ते हैं। अब जिस तरह पीटीआई के साथ हो रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, क्या ये सब पार्टियां इस तरह इलेक्शन नहीं करवाती जिस तरह इन्होंने करवाया? सबका इसी तरह ही होता है, सबकी सिलेक्शन पहले से हो जाती है। हुआ क्या, अब 300 पार्टीज है, 300 पार्टीज में आज आके पीटीआई को पकड़ लिया इन्होंने। पीटीआई को कह दिया जी आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो ठीक है नहीं है। तो अब देखें क्या बनता है। इसकी वजाहत तो मैंने आपको कर दी है, इस पर मैंने एक वीलॉग पहले भी बना दिया था, और जो मैंने इंकशाफात जाहिर किए थे तकरीबन वही हो रहे हैं कि अकबर एस बाबर साहब जाएंगे इलेक्शन कमीशन में और पीटीआई को और बल्ले के निशान को किसी न किसी तरीके से इस इलेक्शन में आउट करवाएंगे। और सभी पार्टियां यही चाहती हैं
कि पीटीआई किसी तरीके से इलेक्शन में ना आए। अगर ये इलेक्शन में आ गई तो अगली सूरत हाल आपको पता ही है क्या होने वाला है। मुझे अपनी राय का इजहार कीजिएगा, बताइएगा कमेंट में कि आज की वीडियो का कितनी की इंफॉर्मेटिव लगी आपको। मुझे दें इजाजत, खुदा हाफिज।